नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आपको बताने कि अगले 48 घंटे के लिए कोल्ड डे का अलर्ट है। दरअसल अगले 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी सर्दी और ज्यादा बढ़ेगी। प्रदेश में शीतलहर और घना कोहरा छाया रहेगा। यूपी में मौसम को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। डिप्टी सीएम ने भी आदेश दे दिए हैं। रेन बसेरों की व्यवस्था को लेकर आदेश उप मुख्यमंत्री द्वारा यहां पर दिए गए हैं। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। आपको बता दें कि अगले 48 घंटे बेहद ही महत्वपूर्ण रहने जा रहे हैं। दरअसल सर्दी अभी और ज्यादा बढ़ेगी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो शीतलहर की मार लगातार जनता को परेशान कर रही है, तो वहीं अब कोहरा भी लगातार वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आपसे कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं जहां पर मौसम की मार एक बार झेलने को सभी लोग मजबूर हैं। फिलहाल अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। अगर किसानों की बात करते हैं तो ये जरूर कहा जा सकता है कि किसानों के लिए ये सर्दी काफी फायदेमंद है क्योंकि फसल को काफी फायदा पहुंचता है कोहरे से। लेकिन आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। प्रदेश में शीतलहर है तो वहीं घने कोहरे के मारे भी लोग काफी परेशान हैं। यूपी में मौसम को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। डिप्टी सीएम ने आदेश रेन बसेरों को लेकर दे दिया है कि रेन बसेरे में कोई भी अव्यवस्था ना हो। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता देते हैं घने कोहरे के चलते उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। आपको बता दें कि लखनऊ से उड़ान भरने वाली फ्लाइटें लेट हैं। देर से उड़ान भर रही हैं लखनऊ से फ्लाइटें। लखनऊ से मुंबई जाने वाली इंडिगो फ्लाइट भी लेट हुई है क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है। ऐसे में ट्रेन लेट है, फ्लाइट लेट है, तो वहीं वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा हुआ है। तो आपको बता दें कि काफी परेशानी यात्री भी महसूस कर रहे हैं क्योंकि लखनऊ से उड़ान भरने वाली जो फ्लाइटें हैं वो यहाँ पर लेट है। आपको बता रहे हैं कि देर से उड़ान भर रही है लखनऊ से फ्लाइट है, तो लखनऊ से मुंबई जाने वाली इंडिगो फ्लाइट भी लेट हुई है। दरअसल कोहरे के चलते प्रभावित हुई हैं सभी उड़ानें। दरअसल मौसम विभाग के द्वारा भी ये कह दिया गया है कि अभी कुछ दिन और कोहरा रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई। आपको बता देते हैं कानपुर से बड़ी खबर है। भीषण सर्दी में 11 लोगों को हार्ट अटैक आया है और मौत भी हुई है। एलपीएस हृदय रोग संस्थान ने जारी किया है आंकड़ा। हृदय रोग संस्थान में 5 लोगों की मौत हुई है। हार्ट अटैक के 40 मरीज कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती हैं। आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि संस्थान में 540 लोग हृदय रोगी हैं जिनका इलाज फिलहाल जारी है क्योंकि सर्दी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, ऐसे में जो दिल के मरीज हैं उनके लिए सर्दी बहुत ज़्यादा घातक होती है। जो आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि नसें सिकुड़ जाती है जिसके चलते हार्ट अटैक का सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ पर रहता है। हृदय रोग संस्थान में फिलहाल 5 लोगों की मौत हुई है। हार्ट अटैक के 40 मरीज कार्डियोलॉजी में अभी भर्ती है। संस्थान में 540 हृदय रोगियों का इलाज जारी है। तो जिस तरीके से सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है, तो वही हार्ट पेशेंट के लिए भी लगातार परेशानी का ये सबब बना हुआ है। आपको बता दें कि हृदय रोग संस्थान कानपुर में कई मरीज भर्ती हैं। तो कानपुर से हमारे संवाददाता अभिनव शुक्ला और आगरा से हमारे संवाददाता प्रदीप रावत हमारे साथ जुड़ गए अपडेट के साथ। सबसे पहले कानपुर का रुख कर लेते हैं। अभिनव, जिस तरीके से हृदय रोग संस्थान में जो हार्ट अटैक के मरीज हैं वो भर्ती हैं, लगातार इजाफा हुआ जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि वर्ष की शुरुआत से ही ठंड ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया था जी। और अगर कानपुर शहर की बात करें तो ये कह सकते हैं कि ठंड अब जानलेवा होती साबित हो रही है क्योंकि जिस तरह से हृदय रोग संस्थान प्रतिदिन अपने आंकड़े जारी कर रहा है वो काफी चौंका देने वाले हैं। अगर बीते 8 दिनों की बात करें, यानी वर्ष की शुरुआत की 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक की, तो अब तक सिर्फ हृदय रोग संस्थान में 109 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 50 मरीज तो इलाज के दौरान दम तोड़ चुके हैं। वहीं 59 ऐसे मरीज भी पहुंचे थे जो ब्रॉड डेथ थे, यानी इमरजेंसी में पहुंचने से पहले ही उनकी जांच ली गई थी ठंड की वजह से। ये आंकड़े जो हैं ये सिर्फ हृदय रोग संस्थान के आंकड़े हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ठंड कानपुर में कितनी भयावह हो चुकी है। हालांकि ये जो आंकड़े हैं ये कानपुर के आसपास के जिलों के भी हो सकते हैं क्योंकि हृदय रोग संस्थान में कानपुर के आसपास के 18 जिलों के रोगी इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जिस तरह से सैकड़ों मरीज प्रतिदिन हृदय रोग संस्थान की इमरजेंसी में पहुंच रहे हैं, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बना हुआ है।
बिल्कुल अभिनव, क्योंकि देखिए जिस तरीके से चिंता का विषय तो ज़रूरी इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि जिन लोगों पे सुविधा है वो कम से कम अस्पताल तक तो पहुंच ही जा रहे हैं, लेकिन जिन पे सुविधाओं का अभाव है, जिनका कोई देखरेख करने वाला नहीं है, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है। रेन बसेरों की स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि रैन बसेरों की स्थिति तो ठीक है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी सड़क पर रहने को मजबूर है। जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर बिल्कुल नहीं जा रहा है। कानपुर में कोई भी एक ऐसी जगह अभी तक नहीं चिन्हित की गई है जहां पर जमीनी स्तर पर अलाव की व्यवस्था की गई हो या लोग खुद ही लकड़ियां किसी तरह बंदोबस्त करके अलाव जला रहे हैं, ठंड से बचने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरह से रिएक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी सजग नहीं है। लगातार जरायुक्त संस्थान के द्वारा आंकड़े जारी किए जा रहे हैं, लगातार मौतें हो रही हैं शहर में। शमशान घाट की अगर स्थिति की बात करें तो शमशान घाटों पर शवों की कतार लग गई है। लोगों को अंतिम संस्कार करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है और ऐसे में अभी भी जिला प्रशासन द्वारा कोई भी कड़े कदम ठंड से बचाव के लिए नहीं उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बने रहिए अभिनव हमारे साथ, आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे। आगरा से हमारे संवाददाता प्रदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ कह रही है आगरा की सर्दी? क्योंकि आगरा गर्मी हो चाहे सर्दी हो हमेशा अव्वल ही रहता है। प्रदमन बिल्कुल सही कहा आपने। आगरा में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आज के तापमान की बात करें, न्यूनतम तापमान की बात करें तो लगभग 3 डिग्री के आसपास रहा है। और अगर रक्षा क्षेत्र के बात की तो वहां पर लगभग 1 डिग्री के आसपास तापमान, एयरफोर्स का एरिया हो या आर्मी का एरिया हो। आप मेरे पीछे देख सकते हैं और से अनुमान लगा सकते हैं कि कोहरे की क्या स्थिति है। ये छावनी का एरिया, आगरा कैंट का एरिया है और आप देखिए ट्रैफिक भी रैंक का चल रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है और ट्रेन की रफ्तार भी थमती दिखाई दे रही है। तो समझा जा सकता है कि सर्दी से जिस तरीके से हालात भयावह है, लेकिन आगरा प्रशासन है कि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो नाकाफी साबित हो रही है। आप बस स्टैंड चले जाइए, रेलवे स्टेशन चले जाइए, आप एमजी रोड है जो कि लाइफ लाइन कही जाती है आगरा की, वहां चले जाइए, आपको फुटपाथ पर लोग सोते हुए मिल जाएंगे। और अगर हम मेडिकल की बात करें तो वहां पर जिस तरीके से ओपीडी में 4 से 5 हजार मरीज प्रतिदिन ओपीडी में पहुंचा करते थे, वह 800 से 1000 के आसपास पहुंच रहे हैं क्योंकि सर्दी का कारण है। कल हमने जो अशोक अग्रवाल है मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उनसे बात की तो उसका कारण जानना चाहा, बोले कि सर्दी के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं और जो मरीज आ रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा जुकाम, खांसी और हड्डी से जुड़े लोग हैं और हृदय से लोग जुड़े हैं। तो समझा जाता है कि सर्दी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे से लोगों के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। किसानों की बात करें तो किसानों के लिए वर्तमान में हालात ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी सी सर्दी और बढ़ती है तो किसानों के लिए यही सर्दी काफूर बन सकती है। पाला जमने से जहां आलू की फसल चौपट होगी, इसके साथ ही जो गेहूं है और सरसों है वो भी उनको बहुत घातक सिद्ध हो सकता है ये सर्दी। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आगरा में सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है, शीतलहर के चलते जो बुजुर्ग हैं उनके सामने भी बड़ा संकट है। लेकिन अगर रेन बसेरों की बात करते हैं तो प्रशासन द्वारा आगरा में तमाम दावे तो किए जाते हैं लेकिन धरातल पर वो दावे फेल होते हैं। अगर रेन बसेरों की बात करते हैं तो जो दावे हुए थे वो ठीक है क्या? जिलाधिकारी नवनीत चहल ने 2 दिन पहले ही बोला कि किसी की भी मौत सर्दी से नहीं होने दी जाएगी, लेकिन जब हकीकत और जमीन पर हम देखते हैं तो ये हालात एकदम अलग दिखाई देते हैं। आप शहर के किसी भी कोने में चले जाइए या देहात के क्षेत्र में चले जाइए, मेरे पीछे यही आगरा कैंट है, वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर अलाव की किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है, चाहे नगर निगम हो, आगरा प्रशासन हो या रेलवे हो। हमने रेलवे के अधिकारियों से भी पूछा, उनकी पीआर हो उनसे भी पूछा, उनका कहना था कि हमारे द्वारा ये व्यवस्था नहीं की जाती है, नगर निगम द्वारा की जाती है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या परिसर का क्षेत्र हो। ठीक है, ठीक है प्रदीप और अभिनव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं यूपी के जिलों में बंद रहेंगे अभी और स्कूल शीतलहर के कारण छुट्टियां बढ़ा दी गई है। दरअसल 14 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। प्रदेश में कक्षा 8 तक के स्कूल बंद रहेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे बच्चे। आपको बता दें कि 14 जनवरी को संक्रांत है और संक्रांत के बाद मौसम में परिवर्तन आता है, तो ऐसे में फिलहाल ये आदेश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं जहां पर अभी 14 तारीख तक स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे। तो बच्चों के लिए राहत है, अभिभावकों लिए, अभी जो अभिभावक है उनके लिए राहत है, क्योंकि जिस तरीके से सर्दी बढ़ती जा रही थी ऐसे में लगातार परेशान थे अभिभावक और बच्चे। लेकिन अब आदेश यहाँ पर देखने को मिल गए हैं जहां पर अभी 14 जनवरी तक स्कूलों को फिलहाल बंद रखा गया है, क्योंकि शीतलहर लगातार बढ़ रही है, सर्दी बढ़ती जा रही है, तो वही इजाफा यहां पर देखने को मिल रहा है।
तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, जिस तरीके से अब ये फैसला ले लिया गया है कि प्रदेश में कक्षा 8 तक के जो स्कूल है वो बंद रहेंगे और इसमें इजाफा भी किया गया है कि 14 जनवरी तक छुट्टी बढ़ा दी गई है, अपडेट क्या है आपके पास? कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है, शीतलहर लगातार चल रही है। कोहरा लगातार बना हुआ है, विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। इसी वजह से तमाम जो फ्लाइटें हैं वो लेट से चल रही हैं या फिर उनको रद्द करना पड़ा है। और ठीक उसी प्रकार से अगर रेलवे विभाग की बात करें तो तमाम दर्जनों से ट्रेनें लेट चल रही हैं अपने निर्धारित समय से। जो गति है वो काफी कम हो चुकी है। परिवहन विभाग की जो गाड़ियां हैं वो काफी धीमे चल रही है, यानी सभी जो यात्रा करने वाले यात्री हैं वो उनकी जो यात्राएं काफी लंबी हो रही हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर बात करें स्कूलों को लेकर के, स्कूलों में अभी तक छुट्टियां चल रही थी, लेकिन कल एक अपडेट हुआ है कि कक्षा 8 तक के सभी स्कूल पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। और दूसरे कक्षा 8 के ऊपर यानी इंटर कॉलेज हैं तो उनके लिए अगर आवश्यकता ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं घर से। दूसरी, अगर जिन स्कूलों में प्रैक्टिकल चल रहे हैं उनको बुलाया जा सकता है, लेकिन जो ड्रेस कोड लागू था उसको हटा दिया गया है कि कोई भी अपने ड्रेस में आ सकता है, जैकेट पहन करके अपने बचाव ठंडक का बचाव करते हुए। ये सब तमाम चीज़ों को लेकर उत्तर प्रदेश में एक जिस तरीके से ठंड को बचाव करते हुए स्कूलों की तरफ से डीएम की तरफ से एक जारी हुआ है लेटर। दूसरी तरफ जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है प्रद्युमन, तो ऐसे में तमाम जो लोग बुजुर्गों की बात करें या फिर अस्पतालों में हार्ट पेशेंटों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। लखनऊ की बात करें तो केजीएमयू की बात करें लारी की, वहां पर जो आईसीयू का जो वार्ड है वो पूरा फुल हो चुका है। सिविल की बात करें वहां पर तमाम जो पेशेंट हैं कार्डियोलॉजी की वो तमाम भर्ती हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जब विजुअलिटी कम होती है ऐसे में जो हार्ट के जो मरीज हैं उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत की सामना करना पड़ रहा है। जब ज्यादा ठंड होती है तो नसें धीरे धीरे ब्लॉक होने लगते, खून गाढ़ा हो जाता है और इसी वजह से हार्ट अटैक की भी जो मरीज हैं वो हार्ट अटैक की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही। तो ठंड का प्रकोप जारी है निश्चित रूप से। जिस तरीके से उत्तर भारत में सरकार की तरफ से भी कई लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कोहरे से बचाव को लेकर के लगातार बैठकें किए हैं और उत्तर प्रदेश में आला अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि रैन बसेरों में उचित व्यवस्थाएं की जाएं। जो अगर कोई व्यक्ति खुले आसमान के नीचे सो रहा है तो उसको वहां से पुलिस से लगा के जिला प्रशासन उसको वहां से जो शेल्टर हाउस में ले जाए, उनकी व्यवस्थाएं कराई जाएं। लेकिन कड़ाके की ठंड के साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो चिड़ियाघर हैं ऐसे में उन जानवरों को क्या हाल होगा जो पिंजरे में बंद है, अपनी बात को भी नहीं कह सकते हैं। जो हालांकि जिला प्रशासन लगातार इस पे वॉच कर रहा है। कहीं न कहीं ठंड को लेकर के हकीकत में जो शेल्टर हाउस बनाए गए थे या अलाव की व्यवस्था कराई गई थी, जो कागजों पर बहुत ज्यादा है लेकिन हकीकत में बहुत ही कम है। ऐसी ठंड में लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? जो लोग डेली कमाते, डेली खाने वाले हैं, उनके घरों का क्या हाल होगा? क्या वो डेली कमा पा रहे हैं? तमाम चीजों को लेकर सुविधाएं तो हैं ही प्रद्युमन, लेकिन कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे इसी बीच एक और तो चलिए आगे बढ़ेंगे इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। वाराणसी से बड़ी जानकारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में मौजूद है। वाराणसी सर्किट हाउस में ठहरे हुए हैं मुख्यमंत्री। विजिबिलिटी कम होने के कारण रवाना नहीं हो पाए। वाराणसी से लखनऊ के लिए भरनी थी उड़ान, तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि विजिबिलिटी कम होने के चलते उड़ान यहाँ पर वो नहीं भर पाए हैं। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल वाराणसी में ठहरे हुए हैं क्योंकि लगातार शीतलहर भी है और धुंध भी छाई हुई है, इसलिए वो रवाना नहीं हो पाए, फिलहाल क्या कुछ अभी स्थिति बनी हुई है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में रुकने के बाद औचक निरीक्षण करते रहे। स्थलीय निरीक्षण उन्होंने किया और रैन बसेरों में जाकर उन्होंने जो रैन बसेरे में लोग रह रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं की समुचित व्यवस्था का कड़ा निर्देश देते हुए अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया है। उसके साथ साथ देर रात निरीक्षण करने के बाद और सर्किट हाउस में वापस जब आए और आज सुबह जो
योगी आदित्यनाथ मंदिर जाएंगे, कालभैरव थोड़ी देर बाद कालभैरव मंदिर में मत्था टेकेंगे काशी के कोतवाल। क्या उसके तदोपरांत वो कुछ औचक स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं। संभावित जताया जा रहा है कि पुलिस लाइन का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। उसके बाद विजुअलिटी थोड़ी जब बढ़ेगी, विजुअलिटी कम हो गई थी उसके वजह से उनका जो है लखनऊ जाना निरस्त हो गया था। तो विजुअलिटी जब बढ़ेगी तो उसके लिए जब निर्देश होगा कुछ अधिकारियों का, उसके बाद वो वाराणसी से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। प्रद्युम्न, ठीक है धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल वाराणसी सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठहरे हुए हैं। जैसे ही मौसम साफ होगा उसके बाद वो रवाना होंगे। तो चंदौली से बड़ी खबर है। चंदौली दौरे पर है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। 27 करोड़ की 127 परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण। आपको बता रहे कि पीडब्ल्यूडी सांसद निधि की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। अखिलेश के डीजीपी कार्यालय पहुंचने पर बोले हैं महेंद्र पांडे। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से कल देखने को मिला था जब पर अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे और उसी दौरान महेंद्र पांडे ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे चंदौली दौरे पर है। तो ये बड़ी खबर, पीडब्ल्यूडी सांसद निधि की जो योजना है उनका लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। भगवान रामलला के गर्भगृह और सिंहद्वार के दरवाजे और खिड़कियों में लगाए जाने वाले चांदी हरिद्वार काशी मठ रामलला को समर्पित करेगा, जिसके लिए हरिद्वार काशी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी संयम तीर्थ जी महाराज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट कार्यालय पर कल रामलला को 200 किलो चांदी समर्पित करेंगे। साथ ही रामलला के गर्भगृह से लेकर शिखर तक सोना लगाने की बात भी सामने आई है। बताया यह भी जा रहा है कि मंदिर में स्थापित की जाने वाली स्थायी रामलला की मूर्ति के लिए 108 सोने के सिक्कों का हार काशीपीठ मंदिर को समर्पित करेंगे, जिसके लिए हरिद्वार मठ काशी पीठाधीश्वर की तरफ से ट्रस्ट को निवेदन किया गया है। देहरादून से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम है। सीएम धामी ने शासकीय कार्य में वो शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे मत्स्य विभाग की समीक्षा बैठक है जिसमें वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 3:30 बजे एनडीएमए के अधिकारियों से भेंट और शाम 5 बजे विचार श्रृंखला में वैज्ञानिकों से संवाद भी किया जाएगा। तो दोपहर 3:30 बजे एनडीएमए की बैठक है जिसमें वो हिस्सा लेंगे। शाम 5 बजे श्रृंखला में वैज्ञानिकों से संवाद होगा। तो देहरादून से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। सीएम धामी का आज का कार्यक्रम है। सीएम धामी ने किया है शासकीय कार्य और उसके बाद आपको बता दें सुबह 11 बजे मत्स्य विभाग की बैठक होगी, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। इस खबर पर अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अजीत कम्बोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज का ही कार्यक्रम है, 11 बजे एक बैठक में भी वो हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो आज के पूरा दिन वो काफी कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे और जो बड़ा कार्यक्रम या बड़ी बैठक जो कही जा सकती है वो सीधे तौर पर जोशीमठ भूदशाओं को लेकर है, जिसमें केंद्रीय टीम के लोग भी शामिल होंगे तो कई क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। साथ ही उत्तराखंड सरकार के जो भी संबंधित अधिकारी हैं वो इस बैठक का हिस्सा बनने जा रहे हैं और सरकार क्या कुछ उपाय कर रही है राहत और बचाव कार्यों को लेकर। जोशीमठ को आपदा क्षेत्र घोषित किया गया है, सेना ने अपने क्षेत्र खाली कर दिए हैं। इसके अलावा जो तमाम स्थानीय जनता है वो एक के बाद एक अपने घरों को खाली कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो बड़ा कार्य यहाँ पर हुआ है उसको लेकर सीधे तौर पर सरकार अब काम करने लगी है और सरकार ने अभी तक 600 से ज्यादा घरों को यहाँ पर चिन्हित कर लिया है जिनको शिफ्ट करने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। तो ऐसे में आज की बड़ी बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा होगी और सीधे तौर पर जो विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे वो भी पुख्ता करने का काम करेंगे कि किन कारणों के चलते यहाँ पर भूदशाव की स्थिति लगातार पैदा हो रही है और आगे इसको से बचाव को लेकर क्या उपाय किए जा सकते हैं। उन तमाम विषयों पर आज मुख्यमंत्री के साथ बैठक होनी है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। लेकिन 3:30 बजे भी एक बैठक है एनडीएमए की, उसमें क्या कुछ खास रहेगा? आवाज पहुंच पा रही है मेरी? फिलहाल संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास लगातार किया जाएगा। तो आपको बता दें कि सुबह 11 बजे मत्स्य विभाग की समीक्षा बैठक भी होगी। दोपहर 3:30 बजे एनडीएमए के अधिकारियों से भेंट भी यहां पर की जाएगी।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, आपको बता देते हैं। इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा देते हैं। तो बता दें कि जोशीमठ में भू धसाव का ये पूरा मामला है। सचिव सीमा प्रबंधन और एनडीएमए के सदस्य आज पहुंचेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की जाएगी, उत्तराखंड का दौरा करेंगे और स्थिति का जायजा भी लेंगे। तो आपको बता रहे हैं कि मुख्य सचिव उत्तराखंड ने पीएमओ को ये जानकारी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जिस तरीके से भू धसाव लगातार जोशीमठ में देखने को मिल रहा है, लोगों के सामने एक बड़ा संकट सामने खड़ा आ गया है। लेकिन ऐसे में सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि इस समस्या का हल निकाला जाए। सचिव सीमा प्रबंधन एनडीएमए के सदस्य इस दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात भी की जाएगी। फिलहाल स्थिति का जायजा लिया जाएगा, उत्तराखंड का दौरा करेंगे। तो आपको बता दें कि जोशीमठ में स्थिति का जायजा भी लेंगे टीम और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्य सचिव ने पीएमओ को इसकी जानकारी भी यहां पर दे दी है। जोशीमठ में भू धसाव का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। कई ऐसे घर हैं जो इसकी चपेट में आ चुके हैं और कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन फिलहाल घर खाली करा लिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टीमें यहाँ पर लगातार स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुँच रही हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि जोशीमठ में स्थिति का जायजा भी लिया जाएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। तो इस खबर पर अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अजीत कंबोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जोशीमठ की जो स्थिति है उसका जायजा लेंगे, साथ ही साथ एनडीएमए के जो अधिकारी हैं वो भी आज जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या कुछ फिलहाल वहां पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल प्रद्युमन, अगर उत्तराखंड सरकार की बात की जाए तो लगातार गंभीरता से जोशीमठ भू धसाव को लेकर कार्य हो रहे हैं। इसी कड़ी में दोपहर बाद एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राजधानी देहरादून में होने जा रही है, जिसमें तमाम क्षेत्रों के विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे, तो शासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही केंद्र सरकार से जो भी टीमें उत्तराखंड पहुंच रही है उनके विशेषज्ञ भी मुख्यमंत्री के साथ बैठक में शामिल होंगे। तो साफ है कि जोशीमठ को लेकर जो लगातार स्थितियां विकराल रूप ले रही है उनको कैसे दूर किया जा सकता है, सरकार इस पर काम कर रही है। और सीधे तौर पर अगर केंद्र की बात की जाए तो बीते रोज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे मुख्यमंत्री से बातचीत की थी, जानकारी जुटाई थी कि सरकार की तरफ से क्या उपाय किए जा रहे हैं आम जनता को राहत और बचाव कार्य के लिए। तो इन तमाम चीजों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है और उम्मीद है कि आज जब बैठक होगी तो तमाम जो और वैकल्पिक उपाय हैं उनको यहाँ पर सामने रखा जाएगा। इसके अलावा जो सरकार वहां पर अब शिफ्टिंग की प्रक्रिया सरकार ने शुरू की है तो उसमें क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, परमानेंट शिफ्ट किया जा रहा है या घरों की क्या स्थिति होगी, तो तमाम विषयों पर आज चर्चा होनी है। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है जीत, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड का दौरा करेंगे, जोशीमठ में स्थिति का जायजा भी यहाँ पर लिया जाएगा। ये भी जानकारी दे दें कि मुख्य सचिव ने पीएम को इसकी जानकारी दे दी है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो आपको बता दें कि पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। यशपाल आर्य जाएंगे जोशीमठ। नेता प्रतिपक्ष ने स्थिति पर चिंतन अपना व्यक्त किया। यशपाल आर्य ने राज्य सरकार पर सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने सरकार को कई बार चेताया था, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जाएंगे जोशीमठ, पीड़ित परिवारों से मुलाकात होगी। नेता प्रतिपक्ष ने स्थिति पर चिंता अपनी व्यक्त की है। यशपाल आर्य ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों ने कई बार सरकार को चिताया है लेकिन सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन अब जब स्थिति ज़्यादा खराब हो गई है तो यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि यशपाल आर्य ने ये बात, हमारे संवाददाता अजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, जिस तरीके से यशपाल आर्य ने सरकार को घेरा है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि लोगों ने पहले भी चेताया था लेकिन पहले कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर बना हुआ है कि लगातार इस तरह की रिपोर्टें आ रही थी लेकिन सरकार ने उनको गंभीरता से लेने का काम नहीं किया। ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर निशाना साधा है और वहीं आज ही की अगर बात की जाए जो जानकारी मिल रही है, यशपाल आर्य भी जोशीमठ के लिए रवाना होंगे और जनता के साथ बातचीत करेंगे, स्थलीय निरीक्षण करेंगे। नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी है विपक्ष के तौर पर उनके हाथों में। तो ऐसे में उनके आरोप कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का भी काम कर सकते हैं। सामने अब देखना यही होगा कि जो विपक्ष के आरोप हैं उनका जवाब कैसे सरकार देती है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार इस तरह की बातें आ रही है और जो धरातल पर काम हो रहे हैं, अधिकारियों की पूरी फौज उतारी गई है। मुख्य सचिव डीजीपी खुद कल पूरा दिन भर जोशीमठ में ही मौजूद थे। तो साफ है कि सरकार संजीदगी से काम कर रही है, लेकिन यह बड़ा मामला हो चुका है और तमाम तरह की रिपोर्टें इसमें सामने आई हैं। राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट कराई है तो केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। अब देखना ही होगा कि विपक्ष के आरोपों का सरकार क्या जवाब देती है
और जनता की मदद के लिए सरकार क्या कुछ फैसले लेने का काम करती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।